यस गाइस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी से मुझे बता दीजिए कि क्या मेरी आवाज़ आप तक बिल्कुल ठीक से आ रही है या नहीं। जल्दी से मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। यस, ओके। यस हर्ष, गुड इवनिंग। सुजंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शुभम। शुभम, मेरी जो वेकेशंस है वो बहुत मस्त रही यार। मतलब इट वाज सुपर्ब ट्रिप, सुपर्ब ऑसम ट्रिप और आई रियली इंजॉयड इट। मतलब मजा आ गया। इतनी अच्छी हॉलीडेज थी कि बस। ठीक है। यस। ओके गाइस, जल्दी से मुझे बता दीजिए कि जो क्वेश्चन बैंक मैंने टेलीग्राम वाले ग्रुप में शेयर किया था, वो क्वेश्चन बैंक आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, क्योंकि आज अपन लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन मैं आज करवाने वाला हूं उसमें आप लोगों को वो क्वेश्चन बैंक जो है वो पूरा का पूरा काम में आने वाला है। अगर मान लो तुम्हारे पास आज क्वेश्चन बैंक नहीं भी है तो घबराना मत। आप लोग अपना आईसीआई का जो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल है वो ओपन कर लेना। उसी के क्वेश्चन है मेजरली, और आरटीपीज, एमटीपीज और पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस हैं। बट अगर आप स्टडी मैट खोल लोगे तो भी आज का आप लोगों का काम चल जाएगा। यस। कार्तिक, गुड इवनिंग। जाहनवी, गुड इवनिंग। आकर्ष, गुड इवनिंग। सुरवा, गुड इवनिंग। हर्ष, यस। शुभम, घूमने कहाँ गया था? मैं घूमने गया था अलवर के पास में एक जगह है सिरिस्का, वो सेंचुरी है। और जो है वो टाइगर सेंचुरी है, तो वहां पर मैं गया था और दैट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। आप सब लोगों को वहां जाना चाहिए, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत मजा आया। यस दीक्षा, हेलो, कैसे हो? यस। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। और एक बार मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम, टू सेक्टर इकोनॉमी में हमारा नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम कहां पर होता है, मैंने उसके बारे में आपको बताया था। और इक्विलिब्रियम पर मैंने आप लोगों को कुछ फॉर्मूलाज जो हैं वो भी मैंने आप लोगों को लिखवाए थे, मुझे पूरी तरह याद है। मैं आपको याद दिला दूं, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, y इज इक्वल्स टू 1/1 - b इंटू a प्लस आई। ये वाला जो फॉर्मूला है बेटा, ये वाला फॉर्मूला मैंने आप लोगों को सिखाया था। ठीक है। यस, बिल्कुल बिल्कुल, हर्ष एकदम सही बात बोल रहा है। यस वर्णन, गुड इवनिंग। हाँ जी। तो बेटा जी, पहला फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था y का। y का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था 1/1 - b इंटू a प्लस आई। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने आप लोगों को सिखाया था। दूसरा फॉर्मूला बेटा मैंने आप लोगों को सिखाया था कंजम्पशन का, और वो था a प्लस बी अपॉन 1 - b इंटू a प्लस आई। और बेटा मैंने ये आप लोगों को दूसरा फॉर्मूला जो है वो मैंने आप लोगों को सिखाया था, ये वाला। अच्छा, तीसरा फॉर्मूला जो है वो भी आप सब लोगों को आता ही है, पर मैं एक बार जस्ट उसको आप लोगों को रिवाइज करवा रहा हूं। मैंने आप लोगों को लिखवाया था कंजम्पशन का फॉर्मूला था a प्लस बी वाई। आप लोगों को याद है कंजम्पशन का फॉर्मूला है a प्लस बी वाई। ये वाला फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को सिखाया था। एक चौथा फॉर्मूला मैं आप लोगों के साथ में और लिख लेना चाहता हूं, इवन तो वो यही डेरिवेशन ही है, बट मैं चाहता हूं ये चौथा फॉर्मूला भी आप लोग एक बार लिख लें। वैसे यहां तक जितना भी है ये समरी है, तो आप लोग अपनी कॉपी में समरी बोल करके एक बार लिख लो तो भी चलेगा। ठीक है। और अगर नहीं लिखना चाहते तो सिंपल ये वाला आखिरी वाला जो फॉर्मूला है ये और लिख लो कल के वो लास्ट क्लास वाले फॉर्मूला के साथ में, तो आपका काम हो जाएगा। एक बात मुझे बताइए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं y इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग? जल्दी से मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? यस। हाँ, वो आई पे बार है, दैट्स वो कांस्टेंट है। वैसे तो ए के ऊपर भी बार है, बट चलता है, कोई खास बात नहीं है। चलो जल्दी से मुझे बताओ कि क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं y इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। आप तो जानते हो सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर ही होते हैं, तो y इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। हाँ, और या कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, कुछ भी लिख सकते हैं। यस। अब ये बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं y इज इक्वल्स टू
कंजम्पशन की बजाय मैं लिख दूं ए प्लस बी वाई प्लस सेविंग, ए प्लस बी वाई प्लस सेविंग, ऐसे लिख दूं। कंजम्पशन की जगह मैंने कंजम्पशन का फॉर्मूला लिख दिया ए प्लस बी वाई। अच्छा, अब ये एस इधर ही रह जाए और ए प्लस बी वाई उधर चला जाए तो माइनस का बन जाएगा, माइनस का ए माइनस का बी वाई। तो बेटा यहां पे एस तो इधर ही रह गया और जो ए प्लस बी वाई है वो उधर चला गया, अपोजिट साइड पे चला गया, तो वो बन जाएगा माइनस का। ठीक है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं एस इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस वाई माइनस बी वाई। बेटा मैंने सिर्फ इनकी अरेंजमेंट को चेंज किया है, मैंने माइनस ए को पहले लिख लिया, प्लस वाई को बाद में लिख लिया, तो मैंने कर दिया माइनस ए प्लस वाई माइनस बी वाई। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं एस इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस मैंने यहां पे वाई कॉमन ले लिया तो बन गया 1 माइनस बी। तो आप देखो मेरा फॉर्मूला यहां पर बन गया सेविंग का माइनस ए प्लस वाई ब्रैकेट में 1 माइनस बी। और आप लोग जानते हैं बेटा माइनस ए प्लस वाई और 1 माइनस बी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब आप लोगों को मालूम है बेटा बी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब हमारी खर्च करने की आदत। और बेटा अगर मैं यहीं पे लिख रहा हूं 1 माइनस बी तो ये हो गई मेरी सेविंग करने की आदत, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यहां पर आ जाएगा। बेटा 3 फॉर्मूला आप लोग लिख के बैठे हो, मैं आपको ये चौथा फॉर्मूला जो है वो और लिखवाना चाहता था कि अगर आप लोग ये चौथा फॉर्मूला और लिख लें तो हमें सवालों को सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी और हम लोग बड़े मजे से एक एक करके सारे सवालों को सॉल्व करते जाएंगे। तो जल्दी से मुझे बताओ कि मैंने यहां पर आप लोगों को एक तो y का फॉर्मूला लिखवाया था, मैंने कंजम्पशन का फॉर्मूला लिखवाया था। कंजम्पशन का एक फॉर्मूला हम लोग पहले से लिख के बैठे हैं ए प्लस बी वाई, और बेटा मैंने उसी से एक और फॉर्मूला बना लिया सेविंग का, और सेविंग का फॉर्मूला हो गया माइनस ए प्लस वाई इंटू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। वैसे याद करने के लिए एक तरीका बहुत सिंपल है, आप सेविंग निकाल रहे हो तो आपको इनकम में से सेविंग को ही तो पकड़ना है, इसलिए आप इनकम को मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव से मल्टीप्लाई कर रहे हो। जल्दी मुझे बताओ बात समझ में आ रही है, लॉजिक समझ में आ रहा है। y इंटू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, बेटा हम लोग जब कंजम्पशन निकालते हैं तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब सेविंग निकाल रहे हैं तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव से इनकम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इट्स सिंपल। ठीक है बेटा जल्दी से मुझे बताइए क्या मेरी बात आपको यहां तक समझ में आ रही है? क्या ये चौथा फॉर्मूला जो मैंने नया लिखवाया ये फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आया या नहीं? मुझे जल्दी से इस बात का जवाब दे दो। अगर समझ में आ गया तो फिर मैं आपके साथ में आगे चलूंगा। बेटा माइनस ए आपको याद होगा ना, अपन ने बात की थी ये डिस सेविंग होती है। बेटा अगर आपकी इनकम 0 है तो भी आप ये खर्चा करोगे, और ये खर्चा करोगे तो आप अपनी पुरानी सेविंग को तोड़ोगे, आप अपनी पुरानी सेविंग को तोड़ोगे। तो ये जो माइनस ए है ये क्या है? डिस सेविंग। और बेटा ये डिस सेविंग है इसलिए सेविंग्स में इसे माइनस में ले रहे हैं। ठीक है, गॉट माय पॉइंट? बेटा माइनस ए क्यों ले रहे हैं? क्योंकि माइनस ए तो डिस सेविंग है ना, 0 इनकम पर भी आपको अपनी पुरानी सेविंग तोड़कर ये पैसा खर्च करना पड़ता है, तो ये माइनस सेविंग है, डिस सेविंग है, इसलिए इसे माइनस में लिया हुआ है। ठीक है, गॉट माय पॉइंट गाइस? गॉट माय पॉइंट और नॉट? जल्दी से मुझे बताइए। वर्णन का जवाब आ गया है यस, आकर्ष का जवाब आ गया है यस, जानवी ने जवाब दे दिया है, हर्ष ने जवाब दे दिया है, सुजग ने जवाब दे दिया, सुरवा ने जवाब दे दिया, दीक्षा ने जवाब दे दिया, भैया सब ने जवाब दे दिया, सबको आ चुका है। और अगर ये पॉइंट आपको सबको आ चुका है तो मेरे मित्रों, मेरे बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे नन्हे मुन्नों, मेरे साथ में आप लोग निकालेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन बैंक। और इस क्वेश्चन बैंक से अब आप लोग मेरे साथ में एक एक करके एक एक सवाल को निपटाते चलेंगे। यस, आइए दोस्तों पहले कुछ फर्जी से सवाल करेंगे, कुछ बच्चों वाले सवाल करेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़िया वाले सवाल करेंगे। क्वेश्चन है व्हाट विल बी
द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव व्हेन C is equals to 200 at Y is equals to 1000। बेटा ये कह रहा है आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैलकुलेट करके बताना है यदि कंजम्पशन 200 और इनकम 1000 हो। एक बात मुझे बताओ कि अगर आमदनी आपकी 1000 है और खर्चा आपका सिर्फ 200 रुपए, तो पहली बात तो ये सवाल गया भाड़ में, आप बड़े कंजूस आदमी हो। आप 1000 कमा रहे हो, 200 रुपए खर्च कर रहे हो, आप बहुत कंजूस आदमी हो भाई साहब। आप सिर्फ अपनी इनकम का 20% खर्च करते हो, और आप अपनी इनकम का 20% खर्च कर रहे हो, मतलब आप अपनी इनकम का 80% सेव कर रहे हो। इसका मतलब आपकी सेव करने की आदत कितनी है? 80%। तो मार्जिन आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? 0.80। ठीक है, यस। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे सोचो, बहुत इजी है और कॉपी में सॉल्व करते चलना बेटा। अब की बार आप नोटिस करोगे कि यहां पर सॉल्यूशंस नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन है और फाइनल आंसर है। इसका मतलब सॉल्यूशन अब आपको कॉपी में पक्का से करने। जरा ध्यान से देखो, इसका सॉल्यूशन देखो फर्स्ट का। बेटा ये बताओ कि अगर इनकम 1000 है और कंजम्पशन हमारा 200 है। शिवम तिवारी बोल रहे हैं सर बहुत हार्ड क्वेश्चन है सर, इतने टफ क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे? हाँ, इतने टफ क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे तो भाई फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, सेविंग कितनी है भाई? तो यहां पर अब अपन लिखेंगे सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम 1000 की है और खर्चा 200 का है, तो बाकी का 800 हमने सेव कर लिया। अब आप लोग जानते हैं कि हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला होता है टोटल सेविंग अपॉन टोटल इनकम। अब बेटा हमारी सेविंग है 800 और हमारी इनकम है 1000, तो हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कितना हो गया? 0.80। मतलब हम अपनी इनकम का 80% सेव कर रहे हैं। दूसरे सवाल में देखो, एस अगर 450 है और इनकम अगर 1200 है, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कितना है? यार ये तो सीधे ही निकल जाएगा। इसका सॉल्यूशन एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हो जाएगा टोटल सेविंग अपॉन टोटल इनकम। और बेटा अगर मैं सेविंग्स में इनकम से डिवाइड कर दूं 450 डिवाइडेड बाई 1200, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आ जाएगा 0.375। तो बेटा मेरा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आ जाएगा 0.375। अब मैं ये नहीं पूछने वाला कि भाई समझ में आया कि नहीं आया, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछने वाला क्योंकि इसमें पूछने लायक कोई बात है ही नहीं, ठीक है। अच्छा मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। एंड प्लीज ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा ये मई 18 में आपके एग्जाम में आया था, और मई 18 में ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछा गया था, ठीक है। सवाल है कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एक तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपको निकालना है, एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आपको निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब सिंपल सी बात है यार, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर आ गया तो 1 माइनस बी करेंगे तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आ जाएगा। दैट्स नॉट अ बिग क्वेश्चन। अब जरा ध्यान से देखो, इनकम 8000 से, एक बात ध्यान रखना एवरेज नहीं पूछा है, मार्जिनल पूछा है। तो जरा ध्यान से देखो, इनकम 8000 से बढ़ के 12000 हो गई, मतलब इनकम में चेंज कितना आ रहा है? 4000। और बेटा कंजम्पशन 6000 से बढ़कर 9000 हो गया, मतलब भाई साहब कंजम्पशन में चेंज कितना आ रहा है? 3000। अब आप मुझे बताइए बेटा कि अगर मैं ऐसा कहता हूं कि मेरी इनकम अगर 4000 बढ़ती है तो मेरा खर्चा 3000 बढ़ जाता है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर मेरे पास में 4000 की एक्स्ट्रा इनकम आती है तो मैं उसमें से 3000 रुपए खर्च कर देता हूं। तो जल्दी से मुझे बताइए मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना हुआ? 0.75। मतलब मैं अपनी एक्स्ट्रा इनकम जो भी आती है
उसमें से 75% पैसा खर्च कर देता हूं, तो मेरी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितनी हो गई? 25%। मेरे पास जितनी भी एडिशनल इनकम आती है मैं उसका 75% खर्च कर देता हूं, मतलब मेरे पास में जितनी भी एडिशनल इनकम आती है मैं उसका 25% सेव कर लेता हूं। सही बात है? तो क्या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकाला जा सकता है? बहुत इजी है। सबसे पहला मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालते हैं। हमारा कंजम्पशन 6000 से बढ़कर 9000 हो गया, मतलब हमारा कंजम्पशन 3000 बढ़ गया। जब हमारी इनकम 8000 से बढ़कर 12000 हुई, इसका मतलब हमारा खर्चा 3000 बढ़ेगा। अगर हमारी इनकम 4000 बढ़ेगी, मतलब मैं अपनी नई इनकम का 75% खर्च करता हूं, तो बेटा मेरी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी हो गई? 0.75। अब अगर मुझे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 1 माइनस बी। तो बेटा अगर मैं 1 रुपया कमाता हूं तो उसमें से 75 पैसा खर्च कर देता हूं, तो मैं सेव क्या करता हूं? 0.25। तो मैं अपनी नई इनकम का 75% खर्च करता हूं, मतलब मैं अपनी नई इनकम का 25% सेव करता हूं। ठीक है? ओके, एक बात मुझे बताना बेटा, ये सॉल्यूशन तुम कॉपी कर रहे हो ना बेटा? ये सॉल्यूशन रजिस्टर के अंदर लगातार कॉपी करते हुए चलने। वैसे अभी घबराओ मत, ये शुरुआत के ये 3 सवाल जो है ना ये बिल्कुल फालतू सवाल है। इसके आगे वाले सवाल काफी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है? हाँ जी बेटा, मैं बताऊं ये वाला क्वेश्चन देखो तुम्हारे एग्जाम में आ चुका है। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ चुका है, और जो अगला वाला सवाल है ये भी नवंबर 18 में तुम्हारे एग्जाम में आ चुका है, और वही 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में आ रहे हैं ये वाले क्वेश्चन। अब तुम ही बताओ बेटा, अगर एग्जाम में ऐसे सवाल आ रहे हैं तो भाई साहब फिर तो आपको मालूम है सीए बनने से आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है? अच्छा सुनो, कैलकुलेट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। बेटा इस डेटा से आप लोगों को एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालना है। टोटल इनकम आपकी 4000 है और कंजम्पशन आपका 3000 है। बेटा टोटल इनकम और टोटल कंजम्पशन दे रखा है, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपका हो जाएगा टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो जाएगा 0.75, और बेटा हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हो जाएगा, सेविंग हमारी 1000 है, इनकम हमारी 4000 है, तो हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हो जाएगा 0.25। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हो जाएगा 0.25। लिख सकते हैं बेटा, एमपीएस आप शॉर्ट में लिख सकते हो, 1 माइनस बी करके कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है? ये मैं तो आपको डिटेल में समझा रहा हूं, आप इसे शॉर्टकट में लिखना चाहो बिल्कुल आराम से लिख सकते हो। आइए जी, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्वेश्चन है, जो अभी मैं थोड़ी देर के बाद में आपको सिखाऊंगा। इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इसके क्वेश्चन आने का चांस भी बहुत ज्यादा है, इसलिए बेटा ये वाला जो है ये अभी मैंने टॉपिक सिखाया नहीं है, अभी थोड़ी देर बाद में सिखाऊंगा। ठीक है? वैसे आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है? आइए जी, और मेरे साथ में अब आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, यस, मैंने बोला था ना ये शुरुआत के ये 2-3 सवाल फर्जी हैं, इसके बाद के आगे की जो सवाल है वो अच्छे हैं। तो अब आप लोग मेरे साथ में यहां पे ध्यान से देखो। कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट एन इकोनॉमी विच इज इन इक्विलिब्रियम। अब ये कह रहा है, पहले ही इसने बोल दिया कि हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर है, मतलब आप वो सारे फॉर्मूला लगा सकते हो, वो चारों फॉर्मूला लगा सकते हो जो हमने अभी अभी ऊपर लिखे थे। ठीक है? अब आपको यहां पे कैलकुलेट क्या करना है वो ध्यान से देखो बेटा, ये मेन है, बाकी सारी बातें भूल जाओ।
ये कह रहा है आपको दो चीजें निकालनी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपको निकालना है, मतलब आपको बी निकालना है, और दूसरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आपको निकालना है, मतलब आपको 1 माइनस बी निकालना है। अब आप लोग जानते हैं बेटा, अगर बी निकाल लिया तो 1 माइनस बी निकालना तो बच्चों वाली बात है, दैट्स नॉट अ बिग पॉइंट। लेकिन जानकारी देखो, क्योंकि जानकारी से अपने को पता लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला अपने को लगाना है। एंड गाइस प्लीज बी केयरफुल। सबसे पहला आपको दे रखा है कि हमारी नेशनल इनकम 2500 है, दैट मींस y इज इक्वल्स टू 2500 आपको दे दिया। ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब ए आपको दे दिया 300, और मेरे बच्चों इन्वेस्टमेंट आपको दे दिया है 100। इन्वेस्टमेंट आपको दे दिया है 100। वैसे बेटा मुझे बार बार आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग ये दोनों हमेशा बराबर होती हैं इक्विलिब्रियम पर। आप लोग जानते हैं इक्विलिब्रियम पर हमारी इनकम और हमारा एक्सपेंडिचर, हमारा नेशनल इनकम और नेशनल एक्सपेंडिचर बराबर होता है। हमारा इनकम, डिस्पोजेबल इनकम और हमारा जो कंजम्पशन है वो भी इक्वल होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, हमारा आउटपुट और हमारा कंजम्पशन भी बराबर होता है, हमारा इन्वेस्टमेंट और हमारी सेविंग भी बराबर होती है। आपको याद है ये वाली चीज? यस। हाँ, एमपीएस लिख सकते हैं शॉर्ट में, कोई चिंता की बात नहीं। अब सुनो, अब मेरा सवाल आपसे यह है कि मुझे यहां पे पता करना है, एक तो मुझे पता करना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक मुझे पता करना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और मेरे पास में ये तीन जानकारी है। अब मैं आपको एक याद दिलाता हूं, ये बेसिक सी बातें जो अपन ने शुरुआत में लिखी थी, इनकम किसके बराबर है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के बराबर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, कंजम्पशन किसके बराबर है? ए प्लस बी वाई के बराबर प्लस इन्वेस्टमेंट। अब मैं आपको यह पूछना चाहता हूं कि बेटा मेरे पास में y है, मेरे पास में y है, मेरे पास a है, मेरे पास i है, मेरे पास y की वैल्यू भी है, a की वैल्यू भी है, मेरे पास i की वैल्यू भी है, सिर्फ मेरे पास b की वैल्यू नहीं है। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं ये इनकम का फॉर्मूला लगाकर, क्या मैं ये इनकम का फॉर्मूला लगाकर मैं यहां पर कैलकुलेट करके बता सकता हूं क्या कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना है? क्या मैं बी की वैल्यू निकाल सकता हूं? बोलो बोलो यस गाइस, जल्दी से मुझे बताइए कि क्या मैं ये वाला फॉर्मूला लगाकर, क्योंकि y मेरे पास है, a मेरे पास है, i मेरे पास है, मुझे सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लगाकर b की वैल्यू पता करनी है, तो क्या मैं b की वैल्यू पता कर सकता हूं या नहीं कर सकता? जल्दी से मुझे इस बात का जवाब दीजिए। यस गाइस, ये वाला फॉर्मूला लगाकर कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट a प्लस बी वाई प्लस आई, ये वाला फॉर्मूला लगाकर क्या मैं b की वैल्यू निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता? यहां पर सुचित्रा ने मुझे बोला यस सर बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, सुरवा ने मुझे जवाब दिया है यस सर बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, और बाकी के बच्चे जो जवाब नहीं दे रहे, मुझे पता है वो सवाल को सॉल्व करने में लग गए हैं। पर चिंता की कोई बात नहीं है, आप सवाल को सॉल्व करने में लग गए हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, मैं भी सवाल को सॉल्व करने में लग गया हूं। ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट, मैं भी अपने सामने क्वेश्चन ओपन कर लेता हूं, और ये लीजिए मेरे सामने भी मैंने क्वेश्चन निकाल लिया है। हाँ जी, 5555, यस। और अब मुझे यहां पे क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। यस, मिल गया मुझे। हाँ जी, और ये लीजिए मैंने भी अपना रजिस्टर ओपन कर लिया है, एंड नाउ वी आर डूइंग द क्वेश्चन। बेटा y का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाया कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और कंजम्पशन का मतलब है a प्लस बी वाई प्लस इन्वेस्टमेंट। अब यहां पे देखिए y जो हमारी नेशनल इनकम है वो 2500 है, इज इक्वल्स टू a, हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा 300 है, प्लस b की वैल्यू मुझे नहीं पता, इंटू 2500 प्लस इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है हमारा 100। ठीक है, अब इसे सॉल्व करें तो 300 प्लस 100 होता है 400, और ये इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, ये हो जाएगा 2100 इज इक्वल्स टू 2500 बी, और सॉल्व करेंगे तो b इज इक्वल्स टू
2100 अपॉन 2500 इज इक्वल्स टू 2100 अपॉन 2500, तो बी आ गया 0.84। अब आप तो जानते हैं बेटा बी का मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये हमारी आ गई 0.84। एक बात मुझे बताइए बेटा, अगर मैं अपनी नई इनकम का 84% खर्च करता हूं तो मैं अपनी नई इनकम का बाकी का बचा हुआ 16% मैं सेव करता हूं। तो ये लीजिए बेटा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो गया 0.84 और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हो गया 0.16। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हो गया 0.16। ठीक है, यस। जल्दी से मुझे बताइए, एनी प्रॉब्लम? विकास, जो क्वेश्चन बैंक है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर्ड है, और टेलीग्राम ग्रुप में अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने शेयर किया था, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और आप लोग मेरे साथ में अगला सवाल देखेंगे। बेटा अगर किसी को भी इस क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप लोग मुझे बोल दीजिएगा, ठीक है ना? इजी, डन, वेरी गुड। सुरवा का भी हो गया है। चलो मेरे साथ में क्वेश्चन नंबर 6 देखो। एन इकोनॉमी इज एन इक्विलिब्रियम। बेटा जब भी ये वाली बात कह दे, आप समझ जाइए कि क्वेश्चन आपको कह रहा है कि जितने भी फॉर्मूला आपने पढ़ के आए हो घर से, वो सारे यहां पे लगाए जा सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग। बेटा ध्यान रखना, अब की बार आपसे नेशनल इनकम पूछी है, वाई पूछा है आपसे। ऑटोनोमस कंजम्पशन आपको दे रखा है 100, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आपको दे रखी है 0.20, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है 200। मतलब बेटा आपको ए दे रखा है 100, 1 माइनस बी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आपको दे रखा है 0.20। मतलब भाई साहब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? 0.80। और बेटा आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना है? 200। तो बेटा मुझे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दे रखा है, उससे मैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आराम से निकाल सकता हूं। ठीक है भाई, कोई भी जना गाइस, कोई भी जना टेलीग्राम वाला लिंक शेयर कर दो। विकास जो है वो बहुत उदास मुंह बना बना के मुझे भेज रहा है, तो विकास ने मुझे बड़े सैड इमोजीज भेज दिए हैं। तो जल्दी से टेलीग्राम का कोई लिंक शेयर कर दो ग्रुप में। ठीक है, ओके। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब यहां पर आपको पता है y का एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाया था, 1/1 माइनस बी इंटू ए प्लस आई, ए प्लस आई। अब लो बेटा सीधा फॉर्मूला लगा दो, y इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस बी, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 0.20, मल्टीप्लाइड बाय ए 100 प्लस इन्वेस्टमेंट 200, और आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1500। बेटा 300 में अगर आप 0.20 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1500। लो भैया y आ गया, ये लीजिए बेटा y का आंसर आ गया। ठीक है, ये लीजिए 1500 जो है वो आंसर आ गया। आप लोग अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो आप लोग इससे भी कर सकते हो, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, ये तो हो गया कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अगर आप इससे सॉल्व करोगे तो भी वही आंसर आ जाएगा। अगर आप कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगाकर करते हो तो भी आंसर आ जाएगा। और अगर आप y इज इक्वल्स टू 1/0.20 इंटू ए प्लस आई अगर करते हो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस, हाँ जी। तो बेटा आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। करके बताऊं क्या ये वाले फॉर्मूला से? चलो ये वाला भी करके बताता हूं। y इज इक्वल्स टू हमारा a है 100 प्लस b, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना है 0.8, y प्लस इन्वेस्टमेंट है हमारा 200। बेटा 0.80 y इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो इधर बचेगा 0.20 y इज इक्वल्स टू 300, y इज इक्वल्स टू 1500।
तो बेटा अगर आप लोग C प्लस आई वाला फॉर्मूला लगाओगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बेटा। C प्लस आई वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आप लोग इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर वही आएगा 1500। गाइस जल्दी से मुझे जवाब दो, ये क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों ने कर लिया कॉपी और बात आपको समझ में आ गई है? बहुत इजी बातें यार, मतलब इतना सिंपल सी चीज है। y इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन का फॉर्मूला है a प्लस बी वाई, तो हमने उससे सॉल्व करके यहां पे 1500 निकाल दिया। गॉट माय पॉइंट? दोस्तों जल्दी से मुझे बताइए, गॉट माय पॉइंट, गॉट माय पॉइंट, गॉट माय पॉइंट, जल्दी से मुझे बताइए, इज इट क्लियर? यस। तो यहां पर सबका जवाब आ गया, सुरवा का जवाब आ गया है यस, शुभम का जवाब आ गया, सुचित्रा का जवाब आ गया, वर्णन का जवाब आ गया, हर्ष का जवाब आ गया, कार्तिक का जवाब आ गया। भैया क्लास में रहना है एक्टिव और आपको क्लास में सबको देने हैं जवाब मेरे सवालों के, जैसे जैसे मैं पूछता जाऊं मुझे वैसे वैसे जवाब देते चाहिए। सुचित्रा का जवाब आ गया है, दीक्षा का जवाब आ गया, आकर्ष का जवाब आ गया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओके गाइस मैं बढ़ता हूं आगे और अब मैं जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। आर यू रेडी? यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 7। क्या आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बिल्कुल तैयार हैं? और मैं आपको बता दूं यार क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना वो बहुत मस्त क्वेश्चन है, आपको बहुत मजा आने वाला है। यस जरा देखो, सपोज द कंजम्पशन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन बाय C इज इक्वल्स टू 20 प्लस 0.6y। बेटा कंजम्पशन आपको दे रखा है 20 प्लस 0.6y, तो मैं चाहता हूं कि कोई जना मुझे ये समझ के बताए कि C इज इक्वल्स टू 20 प्लस 0.6y का मतलब क्या है। कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है A प्लस बी वाई, ए प्लस बी वाई। तो आप मुझे बताइए इस फॉर्मूला को पढ़ करके क्या मैं ऐसा बता सकता हूं कि हमारा A तो है 20 और हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी है 0.60। आप मुझे जल्दी से बताइए कि क्या मैं यहां पे ये लिख सकता हूं क्या? बेटा मुझे यहां पे कंजम्पशन बता दिया 20 प्लस 0.6y, अब मैं यहां पे समझ के से बता रहा हूं कि A कितना है 20 और बेटा B कितना है 0.6। यस शुभम का जवाब आ गया, बिल्कुल सर ऐसा लिख सकते हैं। और इन्होंने यहां पर इन्वेस्टमेंट भी ध्यान से देखो अपने को दे रखा आई कितना 10 प्लस 0.2y। बेटा इन्वेस्टमेंट अपने को दे रखा है 10 प्लस 0.2y और अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि यहां पर इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट नहीं है। आप ध्यान से देखो यहां पर आपका इन्वेस्टमेंट कितना है 10 प्लस इनकम का 20%, 10 प्लस इनकम का 20% ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। वैसे मैं आपको क्या यहां पर ये वाली बात याद दिला दूं कि आपका इन्वेस्टमेंट और आपकी सेविंग ये दोनों जो हैं ये बराबर ही होती हैं। तो आप इसे चाहे इन्वेस्टमेंट बोलो चाहे आप इसे सेविंग बोलो एक ही बात है। यस सवाल कह रहा है व्हाट विल बी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। आपको यह बताना है कि नेशनल इनकम हमारी कितनी है। मैंने बोला भाई साहब ये बताओ, आप मुझसे ये जानना चाहते हो नेशनल इनकम कितनी है। वैसे मैं आपको याद दिला दूं बहुत इजी सा फंडा था, y इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं y इज इक्वल्स टू कंजम्पशन कितना है 20 प्लस 0.6y, 20 प्लस 0.6y प्लस इन्वेस्टमेंट कितना है, सॉरी प्लस हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है 10 प्लस 0.2y, 10 प्लस 0.2y। तो अगर मैं यहां पे कंजम्पशन को और इन्वेस्टमेंट को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या ये मेरी नेशनल इनकम आ जाएगी? यस तो क्या हम इसे ऐसा लिख दें y इज इक्वल्स टू 30 प्लस 0.8y और आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 150। जल्दी से सॉल्व करके बताओ y इज इक्वल्स टू 150 आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। यस 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 गाइस जल्दी से मुझे बताइए कि क्या आपका आंसर 150 आ रहा है क्या? जल्दी से मुझे बताइए बेटा। इनकम का मतलब होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट और मैंने यहां पे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों को जोड़ दिया और दोनों को जोड़कर जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे बच्चों मेरे पास में आंसर आ रहा है
y इज इक्वल्स टू 150, मतलब हमारी नेशनल इनकम कितनी है मेरे बच्चों? हमारी नेशनल इनकम यहां पर आ रही है 150। जल्दी से मुझे बताइए कि क्या ये सवाल आपको आया, क्या ये सवाल आपके मन को भाया? जल्दी से मुझे जवाब दीजिए। यस, शुभम का जवाब है जी, सुरवा का जवाब है यस, सुचित्रा का जवाब है यस, सुरवा ने आंसर भी दे दिया 150, दीक्षा, वर्णन, सबका जवाब आ चुका है, सब लोग बोल रहे हैं सर बिल्कुल आ गया है। ओके, अब एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 8 आप मुझे करके बताओ। यस यस, हाँ आकर्ष, मैं भी बिल्कुल यही वाला साइन बना रहा हूं। नहीं बना नहीं, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक से बनाए। यस आकर्ष मेरे बच्चे, जल्दी से मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 8, कंजम्पशन गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है, और आपसे पूछ रहा है इनकम बताओ, कंजम्पशन बताओ और सेविंग बताओ। कंजम्पशन बताओ, इन्वेस्टमेंट बताओ, सेविंग बताओ। वैसे सेविंग का जवाब तो मैं सीधे दे सकता हूं 100। अरे भैया, इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों बराबर होती है इक्विलिब्रियम पर, तो अगर इन्वेस्टमेंट 100 है दैट मीन सेविंग भी 100 है। ये तो डायरेक्टली जवाब दे सकते हो आप। शिवम बोल रहा है कि सर मीम बना दिया जाएगा। अच्छा, बना के बताओ, तुम मीम भी बना के बताओ। देखो दोस्त, सबसे पहला y इज इक्वल्स टू, यह आ जाएगा कंजम्पशन 7 प्लस 0.5y प्लस इन्वेस्टमेंट 100। सॉल्व करोगे तो y इज इक्वल्स टू 214। ठीक है बेटा, इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों बराबर होती हैं, तो अगर इन्वेस्टमेंट 100 है तो सेविंग भी 100 है। बेटा एक बात बताओ, कमाई 214, सेविंग 100, तो बताओ खर्चा कितना किया? 114। अरे समझा क्या बेटा? बेटा अगर तुम कमाते हो 214 और सेव करते हो 100, तो खर्च कितना कर रहे हो? 114। हाँ जी बेटा, इज द पॉइंट क्लियर? बेटा सेविंग और इन्वेस्टमेंट ये दोनों बराबर होते हैं, तो बेटा अगर कमाया 214 और सेव किया 100, तो बेटा आपने खर्च कितना किया? 114। गॉट इट? यस, सुचित्रा का जवाब आ चुका है, हर्ष का जवाब आ चुका है, आकर्ष का जवाब भी आ चुका है, वर्णन का जवाब भी आ चुका है। यस, क्या बात है, सबका जवाब आ गया। अच्छा, तो तुमने ग्रुप में भेजा है, पर मोबाइल मेरे हाथ में नहीं है इसलिए अभी नहीं देख सकते। ठीक है ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में भी यही वाला पॉइंट है। अगर हमारा कंजम्पशन C इज इक्वल्स टू 250 प्लस 0.8y है और I हमारा 300 है, तो आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बताना है, कंजम्पशन बताना है, सेविंग बताना है। लिख लो, होमवर्क घर से करना बेटा, छोड़ दो अभी, टाइम वेस्ट मत करो बेटा। सेम क्वेश्चन है जो अपन ने ऊपर किया, यही सेम क्वेश्चन है, सिर्फ फिगर चेंज किए हुए। ठीक है, आ जाइए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इफ सेविंग फंक्शन s इज इक्वल्स टू -10 प्लस 0.2y। अब ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला आज ही सिखाया है। सेविंग का फॉर्मूला था -a प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इंटू y, याद है? और अपन ने ये वाली बात भी की थी बेटा, सेविंग निकालनी है इसलिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव लेंगे इनकम की, मतलब इनकम को अपनी सेविंग करने की आदत से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो सेविंग आएगी। अब मेरी सेविंग करने की आदत 20% है, तो मैं अपनी इनकम का 20% क्या कर रहा हूं? सेव। तो बेटा सेविंग में हमेशा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आती है और कंजम्पशन में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आती है। और -a क्यों आता है? -a क्यों आता है? क्योंकि ये डिस सेविंग है, अगर हमारी इनकम 0 हुई तो भी हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा, इसलिए बेटा ये क्या है? -a, क्योंकि ये डिस सेविंग है, 0 इनकम पर भी ये खर्चा करना पड़ता है।
अपनी सेविंग्स को तोड़कर ये पैसा खर्च करना पड़ता है, इसलिए इसे क्या लिया, -a। अब यहां पे आपको इसी से पता चल गया कि इस सवाल के अंदर a क्या है, 10, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, 0.2। अब आपकी सेव करने की आदत अगर 20% है, मतलब आपकी खर्च करने की आदत 80% है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ है। फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आपको बेटा y की वैल्यू पता करनी है। कंजम्पशन, आपको कंजम्पशन पता करना है। और अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है बाय 5 करोड़, व्हाट विल बी न्यू लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। बेटा आपको यहां पे ये बताना है कि अभी हमारी इनकम कितनी है और कंजम्पशन कितना है, पहली बात। नंबर 2, आपको दूसरा सवाल का जवाब देना, अगर हमारा इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना होगा और कंजम्पशन कितना होगा। ठीक है, ये वाला सवाल आपके सामने है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और प्लीज इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। वैसे मैं आपको बताऊं कि जब अपन इस सवाल को पढ़ते हैं तो अचानक से अपने को लगता है कि यार शायद ये सवाल काफी कठिन है। मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ये काफी कठिन है, ऐसा अपने को एहसास होता है, लगता है ऐसा। एक मिनट, मैं भी मेरे सामने क्वेश्चन ओपन कर लूं, जस्ट 1 सेकेंड। मैं भी अपने सामने क्वेश्चन नंबर 10 को ओपन कर लूं। ये लीजिए, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10। यस, अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सबसे पहली बात जो आप लोगों को अपने दिमाग में जमानी है वो ये कि इक्विलिब्रियम पर हमारी सेविंग और हमारा इन्वेस्टमेंट, ये दोनों बिल्कुल बराबर होते हैं। हमारी सेविंग और हमारा इन्वेस्टमेंट ये दोनों बिल्कुल बराबर होते हैं। अब क्वेश्चन में आपको सेविंग्स, आपको यहां पे सेविंग्स दे रखी हैं, कितनी, -10 प्लस 0.20 y इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में आपको इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है बेटा 50, आपको इन्वेस्टमेंट दे रखा है 50। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.20 y इज इक्वल्स टू 60, और सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 300। तो लीजिए बेटा, पहला सवाल मैंने सॉल्व कर दिया कि आपका इक्विलिब्रियम, आपकी इक्विलिब्रियम इनकम कितनी है, 300। आपकी इक्विलिब्रियम इनकम 300 है। अब ध्यान से सुनना, अब यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं आपकी सेविंग कितनी है, आप कैलकुलेट मत करना, सीधे लिख दो 50, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट है उतनी ही सेविंग है। इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर होती है, तो आपका इन्वेस्टमेंट 50 है, दैट मीन्स आपकी सेविंग भी 50 है। अब आप मुझे बताइए, अगर इनकम 300 है और सेविंग आपकी 50 है, तो आप कह सकते हैं कि जो आपका कंजम्पशन है वो आपका 300 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 250 करोड़ है। ठीक है, तो आपकी इक्विलिब्रियम इनकम आपकी 300 करोड़ है और आपका कंजम्पशन 250 करोड़ है। सिंपल एज दैट, इतना आसान सा पॉइंट है। लेकिन दूसरा सवाल यह कहता है कि यदि आपका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ की बजाय 55 करोड़ होता, मतलब 5 करोड़ ज्यादा होता, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ की जगह 55 करोड़ होता, तो उस कंडीशन में आपकी इक्विलिब्रियम इनकम कितनी होती और आपका कंजम्पशन कितना होता। तो सेम यही क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करना है, बस मुझे इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ की जगह 55 करोड़ लेना है। तो कैसे करूंगा, मैं कर दूंगा सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। इक्विलिब्रियम पर हमारी सेविंग और हमारा इन्वेस्टमेंट बराबर होता है। सेविंग है -10 प्लस 0.20 y इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट है हमारा 55। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.20 y इज इक्वल्स टू 65, y इज इक्वल्स टू 325 करोड़। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, इनकम 325 करोड़ से और सेविंग आप डायरेक्टली लिख दो 55 करोड़,
क्यों सर? बेटा आप लोगों को मालूम है इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर होते हैं, तो सेविंग कितनी है 55 करोड़, और बेटा अगर मैं इनकम में से सेविंग को लेस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा कंजम्पशन, और मेरा कंजम्पशन हो जाएगा 270 करोड़। 270 करोड़। अब जरा ध्यान से देखो, पहले हमारी इनकम 300 करोड़ थी और अब हमारी जो इनकम है इक्विलिब्रियम इनकम वो 325 करोड़ हो गई है। 325 करोड़ हो गई है। अब एक बात सोचना, अगर तुम दिमाग लगा के देखो तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट सिर्फ 5 करोड़ इंक्रीज हुआ है, लेकिन बेटा तुम्हारी इनकम 25 करोड़ इंक्रीज हुई है। तुम्हारा इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ इंक्रीज हुआ है, लेकिन तुम्हारी इनकम 25 करोड़ इंक्रीज हुई है। ठीक है, अब यहां पर मेरे दिमाग में एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है। मैं ये वाला सवाल तुमसे पूछ रहा हूं और मैं तुमको बता दूं कि मैं तुम्हें इसी सवाल के साथ में तुम्हें आने वाला टॉपिक, एक जो आने वाला टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, उसका फंडा तुम्हें यहां पे समझा रहा हूं ताकि आगे जब मैं तुम्हें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर समझाऊंगा तो मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना। गाइस जल्दी से मुझे बताओ, आर यू रेडी फॉर दिस? गाइस आर यू रेडी टू अंडरस्टैंड दिस? जल्दी से मुझे बताइए, क्या मैं आपको अगले टॉपिक की एक बेसिक बात सिखा दूं ताकि मुझे अगले टॉपिक में 2 मिनट लगे आपको समझाने में। मैं आपको यहां पर कुछ मजेदार बात सिखाना चाहता हूं। सुरवा का जवाब आ चुका है, वर्णन का जवाब आ चुका है, हर्ष का जवाब आ चुका है, शुभम तिवारी बोल रहे हैं सर ऑलवेज रेडी। सर हम तो हमेशा ही तैयार रहते हैं सर, आप तो शुरू हो जाओ सर, पूछा मत करो, शुरू हो जाओ। अब जल्दी से मुझे बताओ, दिमाग लगा के जवाब देना, बहुत इंटरेस्टिंग बातें, कि क्या तुम यहां पे नोटिस कर रहे हो कि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट अगर 5 करोड़ इंक्रीज होता है तो तुम्हारी इनकम 25 करोड़ इंक्रीज होती है। मतलब अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारी इनकम करीब करीब 5 गुना इंक्रीज हुई है। तुम्हारी इनकम तुम्हारे इन्वेस्टमेंट से 5 गुना इंक्रीज हुई है। समझ में आ रही बात? अब बच्चे पूछते हैं सर ऐसा क्यों, सर ऐसा क्यों हो रहा है सर? लॉजिक सुनो, आप जानते हो इन्वेस्टमेंट और सेविंग ये दोनों बराबर होती हैं। मतलब आप जो सेव कर रहे हो वही आप इन्वेस्ट कर रहे हो, पक्की बात है। और आप अगर ध्यान से देखो तो आपकी सेव करने की आदत कितनी है? आप सेव कितना करते हो? इनकम का 20% सेव करते हो आप। तो मेरे बच्चों जल्दी से ये बताओ कि अगर आप 1 रुपया कमाते हो, अगर आप 1 रुपया कमाते हो तो आप उसमें से सिर्फ 20 पैसा सेव करते हो। सही बात है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको अगर 20 पैसा सेव करना है तो आपको 1 रुपए कमाना पड़ेगा। आप 1 रुपए कमाते हो तो 20 पैसा सेव करते हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको 20 पैसा की सेविंग करनी है तो आपको 1 रुपया कमाना पड़ेगा। इसका मतलब बेटा आपको 5 गुना पैसा कमाना पड़ेगा सेविंग के मुकाबले। मेरी बात आ रही है समझ में? 1 रुपया कमाओगे, 80 पैसे खर्च करोगे और सिर्फ 20 पैसा सेव करोगे। तो बेटा यदि आप 1 रुपया कमाते हो तो आप 20 पैसा सेव करते हो। इसका मतलब अगर आपको 20 पैसा सेव करना है तो आपको 1 रुपया कमाना होगा। इसका मतलब यदि आपको 5 करोड़ रुपए और सेव करने, 5 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट करने, 5 करोड़ ज्यादा सेव करने, 5 करोड़ ज्यादा इन्वेस्ट करने, तो मेरे बच्चों आपको 25 करोड़ रुपए ज्यादा कमाने पड़ेंगे। आपको 25 करोड़ ज्यादा कमाने पड़ेंगे। मेरी बात आ रही है समझ में? बेटा जल्दी से मुझे हाँ या ना में जवाब दो, बात समझ में आ रही है? बेटा एक बात मुझे बताओ, 1 रुपए कमाने पर अर्निंग आप 80 पैसा से खर्च कर देते हो और आप 20 पैसा सेव करते हो। तो यदि आपको 20 पैसा सेव करना है तो आपको 1 रुपया कमाना पड़ेगा। तो बेटा अगर आपको 5 करोड़ और सेव करने तो आपको 25 करोड़ और कमाने पड़ेंगे, क्योंकि आप 25 करोड़ और कमाओगे
तो आप 80% के हिसाब से 20 करोड़ खर्च कर दोगे और 5 करोड़ आप और सेव कर लोगे, तो आपकी सेविंग 55 करोड़ हो जाएगी। ठीक, यस गाइस, जल्दी से मुझे बताइए, आपको समझ में आ रही है ये वाली बात? आपको ये वाली बात समझ में आ रही है? अगर आपको सेविंग 5 करोड़ बढ़ानी है तो आपको इनकम 25 करोड़ बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो 20% सेविंग 5 करोड़ होगी। यस, हाँ। अरे एक बात बताओ, जब तुमको बता दिया कि इनकम का 80% खर्च होता है तो सेव तो सिर्फ 20% ही होता है, तो सिर्फ 20% सेव होता है, आपको 1 रुपए कमाना पड़ता है। तो अगर 0.20 सेव करना है तो 1 रुपया कमाना पड़ेगा। अगर आपको 5 करोड़ और सेव करना है तो आपको 25 करोड़ और कमाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये जो मैंने लिखा ना 1/1.20, इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, और यही हमारा अगला टॉपिक है। ये जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है 1/MPS, 1/MPS, इसी को इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। ठीक है, पर क्योंकि यहां पर आ गया था तो मैंने सोचा लॉजिक तो यहीं पे समझा दूं। ठीक है, चलो, तो ये लीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। सर आगे चलते हैं। ये लो बेटा, ये जवाब दोनों देख लेना। 325 करोड़ और कंजम्पशन हमारा 270 करोड़ होगा। आप चाहो तो पहले लिख लेना। पहले वाले का आंसर है इनकम 300 करोड़ और जो कंजम्पशन है दैट इज 250 करोड़। यही था ना? हाँ जी, आई गेस यही था पहले वाले का जवाब और ये दूसरे वाले का जवाब। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। गिवन द एम्पायरिकल कंजम्पशन फंक्शन C is equals to 100 plus 0.75y। अब कोई भी जना बता सकता है यार ये कंजम्पशन फंक्शन है तो ये A है और 0.75 जो है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। ठीक है, Y तो Y है ही। इन्वेस्टमेंट हमारा 1000 है। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। बेटा आप लोग Y इज इक्वल्स टू C प्लस आई करके आप नेशनल इनकम निकाल लोगे। अब सुनो, व्हाट वुड बी द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, और आपको यह भी बताना है हमारा कंजम्पशन कितना है। भाई इन्वेस्टमेंट हमारा 1000 है, इनकम में से इन्वेस्टमेंट को हटा देंगे तो कंजम्पशन आ जाएगा। जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ। यस गाइस, जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताइए। सुरवा बहुत जल्दी हो जाएगा। यस सुरवा जल्दी से हो जाएगा, डोंट वरी। हम मेजर चीज कवर कर चुके हैं, मतलब हमें जो डिस्कशन वाला मेन पार्ट था वो हम लोग लगभग खत्म कर चुके हैं। मतलब कल की क्लास में मेजर डिस्कशन वाली बातें खत्म हो जाएंगी, बस बाद में तो फिर 2 ग्राफ, दो फॉर्मूला और बात खत्म। यस बेटा जल्दी से मुझे बताओ नेशनल इनकम कितनी आ रही है और कंजम्पशन कितना आ रहा है। हर्ष ने मुझे बोल दिया सर डन। बेटा हर्ष जीत गया आपकी बार। हर्ष फर्स्ट आया है भाई, हर्ष ने सबसे पहले सॉल्व किया है। वैसे भी हमारे हर्ष भाई साहब सीए हैं, इन्होंने नाम ही लिख रखा है सीए हर्ष, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले तो हर्ष ही करेंगे। यस गाइस, जल्दी 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 मुझे सॉल्व करके बताओ मेरे बच्चों, मेरे लाडलों, जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताइए। बेटा कंजम्पशन दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है, आपको पता है C प्लस आई इनकम होती है। आकर्ष का जवाब आ गया है 4400। यस बेटा कंजम्पशन भी बताओ। बेटा यदि इनकम 4400 है और सेविंग हमारी 1000 है तो कंजम्पशन कितना है 3400। अगर मैं 4400 कमाता हूं और 1000 उसमें से सेव करता हूं तो खर्च कितना कर रहा हूं 3400। यस ओके
चलो चलो चलो, ओके। कार्तिक का हो गया है, वर्णन का हो गया है। भाई आज बाकी लोग जल्दी से मुझे जवाब दो। बाकी लोग जल्दी से मुझे जवाब दीजिए। शुभम तिवारी बोल रहे हैं डन सर, इजी क्वेश्चन था। हाँ यार, ऑलरेडी अपन ऐसे 4 क्वेश्चन कर चुके हैं तो इजी तो होना ही है। चलो, यस, हाँ जी। चलो, तो बेटा मैंने ये बेसिक वाले सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब मैंने ये बेसिक वाले बेटा सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लिए, क्वेश्चन नंबर 11 तक। अब सारे क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 12 से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं नोट्स में, और मैं अब आप लोगों के साथ में शुरू करूंगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। एम्पायरिकल मतलब होता है प्रूवन, ठीक है। चलो आइए दोस्तों, नंबर बताओ कौन सा डाला था अपन ने इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम वाला जो टॉपिक किया था उसमें मैंने कौन सा नंबर डलवाया था, जल्दी से बताओ मेरे बच्चों। इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक पर मैंने नंबर क्या डलवाया था, जल्दी से मुझे बताओ। 8 आएगा, 7, अच्छा 7 डलवाया था, अब 8 आएगा। ओके गाइज, मेरे साथ में अब आप लोग लिखना शुरू करें पॉइंट नंबर 8। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब जरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे और प्लीज तसल्ली से बात को समझने की कोशिश करेंगे। बेटा मैं सबसे पहला आप लोगों के साथ में ग्राफ को डिस्कस करना चाहता हूं, और जरा इस ग्राफ को ध्यान से देखें। आपको मालूम है ये जो 45 डिग्री पर लाइन चल रही है, ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई की लाइन है। एग्रीगेट सप्लाई बोलो, इनकम बोलो, आउटपुट बोलो, एक ही बात है। एंड दिस इज कंजम्पशन प्लस सेविंग, C प्लस S, एग्रीगेट सप्लाई। बेटा आप लोग को मालूम है कि ये हमारी कंजम्पशन लाइन है, ये हमारी कंजम्पशन लाइन है विच इज A प्लस BY। बेटा अगर मैं इसके साथ में अपने इन्वेस्टमेंट को भी ले लूं, अगर मैं इसके साथ में अपने इन्वेस्टमेंट को भी ले लूं, सॉरी, अगर इसके साथ में मैं अपने इन्वेस्टमेंट को भी ले लूं तो ये लाइन ऐसी बन जाएगी, और इसे हम लोग बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू C प्लस आई। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू C प्लस आई। अब मेरी बात को सुनो, अगर मान लो मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, अगर मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट अगर मेरा इंक्रीज हो जाता है, अगर मेरा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाता है तो मेरी एग्रीगेट डिमांड कितनी हो जाएगी, मेरी एग्रीगेट डिमांड हो जाएगी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस डेल्टा इन्वेस्टमेंट। बेटा मेरी जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़कर हो जाएगी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट तो था ही, प्लस एडिशनल इन्वेस्टमेंट और आ गया, वो भी मैंने जोड़ दिया। अब अगर आप दिमाग लगा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो पार्ट है, दिस इज व्हाट, दिस इज A, दिस इज व्हाट, दिस इज I, दिस इज व्हाट एडिशनल I, एडिशनल इन्वेस्टमेंट। सही बात है। अब जरा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखना इधर।
हमारी जो इक्विलिब्रियम इनकम है वो इक्विलिब्रियम इनकम कहां थी, यहां पे, ये हमारी इक्विलिब्रियम इनकम है, ठीक है। अब जरा समझो, अब हमारी इक्विलिब्रियम इनकम जो है वो शिफ्ट होकर यहां आ जाएगी। हमारी इक्विलिब्रियम इनकम जो है वो शिफ्ट होकर यहां आ जाएगी। अब जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्लीज समझो, ये y0 है, ये y1 है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो आपका एडिशनल इन्वेस्टमेंट है उसके मुकाबले अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो आपका इनकम का जो चेंज हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा आपको यहां पे साफ दिखाई देगा कि इन्वेस्टमेंट में जो चेंज हो रहा है वो छोटा चेंज है, और बेटा इनकम के अंदर जो आपका चेंज हो रहा है वो ज्यादा चेंज हो रहा है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले, सेविंग के मुकाबले आपकी इनकम के अंदर जो चेंज आता है वो ज्यादा चेंज आता है, वो मल्टीपल चेंज आता है। और बेटा इसी मल्टीपल चेंज को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बेटा जल्दी से मेरी बात को समझो, क्या ये ग्राफ देख करके आपको एक बात समझ में आ रही है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है तो आपकी इक्विलिब्रियम इनकम भी इंक्रीज होती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में जितना इंक्रीज आ रहा है उसके मुकाबले इक्विलिब्रियम इनकम के अंदर जो इंक्रीज आता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा आता है। और उसका लॉजिक अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि बेटा आपकी अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 80% है, दैट मींस आपकी सेविंग की आदत सिर्फ 20% है। मतलब आप 1 रुपया कमाते हो तो आप 20 पैसा सेव करते हो, मतलब 20 पैसा सेव करने के लिए आपको 1 रुपया कमाना पड़ता है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट, अगर आपकी सेविंग 5 रुपए बढ़ती है तो आपकी इनकम 25 रुपीज बढ़ती है। बस इसी रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं बेटा इसी को अपन लोग? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आ रही है मेरी बात समझ में? लिखो फटाफट से। ये ग्राफ अगर आपने कॉपी नहीं किया है तो प्लीज इस ग्राफ को कॉपी करिए बेटा। अगर या फिर अगर कॉपी नहीं किया तो बाद में कॉपी करना, मतलब लिखवाने के बाद में कॉपी करना तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो लिखवाने के बाद में कॉपी करना, अभी रहने दो, लिखवा लूं पहले मैं नोट्स फिर कॉपी करना। इफ our saving or investment increases, then our national income will also increase. It means they have positive relationship. It means they have positive relationship. दूसरी बात, increase in national income will always be more than increase in investment or saving, will be more than increase in investment or saving. This relationship is known as investment multiplier. This relationship is known as इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बेटा इस रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर।
इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैन बी कैलकुलेटेड एज अंडर। बेटा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। देखें, पहला इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो बेटा अगर मैं चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट कर दूं तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल देता हूं, इनकम कितनी चेंज हुई 25, इन्वेस्टमेंट कितना चेंज हुआ 5, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है 5। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना हो गया 5। मतलब जितना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब होता है जितना चेंज इन्वेस्टमेंट में होगा उसका 5 गुना चेंज इनकम में होगा। इन्वेस्टमेंट के मुकाबले इनकम में 5 गुना बदलाव होगा। ठीक है, लेकिन इसी को कैलकुलेट करने का एक और तरीका था। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस बी, 1 अपॉन 1 माइनस बी। अब आप देखो, क्या मैं इसे ऐसा 1 अपॉन एमपीएस लिख सकता हूं? क्या मैं इसे ऐसा लिख दूं 1 अपॉन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, 1 माइनस बी की जगह 1 अपॉन एमपीएस लिख दिया। ठीक है, अब वैसे आपको याद दिलाऊं तो जो सवाल हमने किया था उसमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना था 0.20, तो 1 अपॉन 0.20 करोगे तो भी वही आएगा 5। ठीक है, तो बेटा इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो बेटा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप एडिशनल इनकम अपॉन एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर लो, या 1 अपॉन एमपीएस कर लो, 1 अपॉन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कर लो। ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है बेटा, अगर आपने यहां तक लिख लिया तो उसके बाद में ये वाला ग्राफ कॉपी करना। ठीक है, यस बिल्कुल सुरवा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमेशा टाइम्स में डिनोट होता है, 5 टाइम्स। ठीक है, अगर आपने यहां तक कॉपी कर लिया है तो मेरे बच्चों फिर आप लोग ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाला जो मैंने ग्राफ बनाया है आप लोग इसे भी कॉपी कर लीजिए। यस, तो अगर आप लोगों ने इसे कॉपी कर लिया है तो आप लोग इसे जल्दी से ये वाला ग्राफ भी कॉपी कर लीजिए। हाँ जी, क्या बात है यार, हर्ष तुमने तो नाम चेंज कर लिया यार। ऐसा मत करो यार, तुम नाम वही रखो सीए हर्ष। अब मुझे तो आदत उसी की पड़ गई है ना, सीए हर्ष, तो बस वही रखो। ठीक है, वेरी नाइस। हर्ष बोल रहा है सर मैंने सारा कॉपी कर लिया है। बाकी बच्चे मुझे जल्दी से बताइए कि क्या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाले नोट्स आपने सारे कॉपी कर लिए? यस गाइस, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो नहीं चलेगा। ठीक है बेटा, नेशनल इनकम और केनेशियन थियरी तक, सनी केनेशियन थियरी के एंड तक। यस, दीक्षा का जवाब आ गया सर, कॉपी हो गया। वर्णन का जवाब आ गया है, शुभम का जवाब आ गया है, आकर्ष का जवाब भी आ गया है। वेरी नाइस, ओके चलो भाई, सबका जवाब यहां तक आ चुका और सबने मुझे बता दिया सर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाला हम लोग को समझ में आ गया, लिख भी लिया। वैसे मैं इस फॉर्मूला का एक छोटा सा डेरिवेशन आपसे पूछ रहा था। एक बात मुझे बताइए, क्या मैं इस फॉर्मूला को ऐसा भी लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एडिशनल इनकम इज इक्वल्स टू एडिशनल इन्वेस्टमेंट इनटू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? अरे सिंपल सी बात है ना, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ था 5 करोड़ और उसका 5 गुना चेंज होने वाला है इनकम में।
तो बताओ इनकम में कितना चेंज होगा? 25 करोड़। तो आप मुझे बताइए ये जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन भी हम लोग काम में ले सकते हैं ना? मतलब इस डेरिवेशन के बेसिस पर भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। एडिशनल इन्वेस्टमेंट उसका 5 गुना एडिशनल इनकम है, ठीक है? यस, चलो ओके गाइस, तो एक काम करते हैं, मेरे साथ में फटाफट से कुछ सवाल और करते हैं, ठीक है? फिर मैं थोड़ा सा होमवर्क भी दूंगा आज। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखो। इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 400 करोड़। बेटा इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 400 करोड़, मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है? 400 करोड़। आगे कहता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.80, मतलब बेटा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारी 80% है और हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 20% है। गुड गुड। कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज इन इनकम एंड सेविंग। बेटा आपको बताना है हमारी इनकम कितनी इंक्रीज होगी और हमारी सेविंग कितनी इंक्रीज होगी। अब बेटा सबसे पहली बात आप समझो कि आपको यहां पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ढूंढना है और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब मेरी सेव करने की आदत 20% है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना हो गया? 5। क्लियर बात? अब जरा सोच के बताओ, एडिशनल इनकम बतानी है, सोच के बताओ। अगर मेरा इन्वेस्टमेंट 400 इंक्रीज होता है तो उसका 5 गुना इंक्रीज होगा इनकम में। इन्वेस्टमेंट अगर 400 इंक्रीज होता है तो इनकम इंक्रीज होगी 5 गुनी। ओ माय गॉड, 5 गुनी। यस, हमारी इनकम इंक्रीज होगी 5 गुनी, मतलब हमारी इनकम में इंक्रीज आएगा 2000 करोड़, ठीक है? अब दूसरा इन्होंने पूछा सेविंग का इंक्रीज बताओ। अरे यार इन्वेस्टमेंट और सेविंग एक ही चीज तो होती है, तो सवाल खुद ही बता रहा है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा 400 करोड़, मतलब सेविंग इंक्रीज हो रही है 400 करोड़, दोनों एक ही तो चीज होती है। तो भाई ये पूछ रहे हैं हमारा इंक्रीज इन सेविंग कितना होगा। आप जानते हो इंक्रीज इन सेविंग और इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक ही बात है, 400 करोड़। जल्दी से मुझे बताओ, बहुत मुश्किल है क्या? मुझे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दे रखा था, तो मैंने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ले लिया 5। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 5 का मतलब यह है जितना इंक्रीज आपके इन्वेस्टमेंट में हो रहा है उसका 5 गुना इंक्रीज आपकी इनकम में होगा। तो इनकम में इंक्रीज कितना होगा? 2000। और इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज इन सेविंग तो एक ही चीज है, डायरेक्टली लिख दो 400 करोड़, खत्म। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13। एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 400 करोड़, मतलब भाई इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज कितना हो रहा है? 400 करोड़, लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम बाय 1600 करोड़, तो हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है कितनी? 1600 करोड़, ठीक है? कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है। अब ध्यान से सुनो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालने के दो फॉर्मूला थे, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालने का एक और फॉर्मूला था 1 अपॉन 1 माइनस बी। अब जरा सोचो, चेंज इन इनकम कितना है? 1600 अपॉन चेंज इन इनकम कितनी है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है? 400 इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 1 अपॉन 1 माइनस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1600 माइनस 1600 बी इज इक्वल्स टू 400, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 400। 400 इधर आके माइनस का हो जाएगा और माइनस 1600 भी उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा b इज इक्वल्स टू 1200 अपॉन 1600
इज इक्वल्स टू 0.75। ये लीजिए बेटा, हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी है? 0.75। और हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितनी है? 0.25। ठीक है, यस। मतलब एफिशिएंसी नहीं बोल सकते, मतलब 5 टाइम्स एफिशिएंसी नहीं बोलते बेटा इसे। कार्तिक, तुम शब्द गलत ले रहे हो। नहीं कौशिक, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो जल्दी से मुझे बताओ कि तुम्हें ये वाली बात समझ में आई? मैंने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के दोनों फॉर्मूलाज को रख के बी की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये तो रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप का मतलब एफिशिएंसी 5 गुना नहीं होती। ठीक है, चलो जल्दी से मुझे बताइए बेटा, क्या आपको मेरी ये वाली बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 13, मैंने यहां पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के दोनों फॉर्मूला रख के आमने सामने मैंने बी की वैल्यू निकाल दी। यस, सीए हर्ष बोल रहे हैं सर आ गई है बात समझ में सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ, ये आंसर, ये सॉल्यूशन कॉपी कर लिया? दीक्षा बोल रही है हां सर आ गया है। कार्तिक बोल रहा है ओके सर। चलो जल्दी से मुझे बताओ बेटा, ये वाली बात आपको समझ में आई या नहीं आई? मैंने यहां पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के दोनों फॉर्मूला को इक्वेट करके मैंने ये वाला सवाल सॉल्व कर दिया। सुरवा का जवाब आ गया है, वर्णन का जवाब आ गया है। वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो अब एक काम करते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, दे दूं? क्वेश्चन नंबर 14 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 15 आपका होमवर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को घर से करके लाने हैं। शुभम तिवारी जी, अगर ऐसा हो जाता ना कि मैं क्वेश्चन बता सकता तो मैं आपको सीधे पेपर बेच रहा होता। ठीक है, हाँ, और हमारे यहां से भी ऑल इंडिया रैंक 1 आ रही होती बार बार, अगर पेपर हमारे पास भी होते तो। अब भैया जिनके पास पेपर होते हैं उनके आ जाती है यार, हमारे पास पेपर नहीं आते तो हम कैसे लाएं? हमारे पास पेपर आ जाते बाकी लोगों की तरह तो बस फिर हम भी AIR 1 देते 10 साल में 6 बार। चलिए गाइस, ओके ठीक है। और फिर हमारे ऑल इंडिया रैंक वाले बच्चे बोलते कि मैंने तो 5th स्टैंडर्ड से भी कम पढ़ाई की है। चलिए ओके शुभम, बाय बाय। चलो बेटा, आज की क्लास का टाइम खत्म हो गया है और अब हमारी बात यहीं पर खत्म हो गई है। कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल की क्लास में मैं कुछ बहुत खास चीजें आप लोगों को बताऊंगा और मैं आपके साथ में 3 सेक्टर इकोनॉमी को डिस्कस करूंगा, 3 सेक्टर मॉडल को डिस्कस करूंगा। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम इस टॉपिक के जो मेन कॉम्प्लिकेटेड हिस्से हैं उसकी लास्ट चीज को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। फिर बेटा 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल जो है उनमें कोई खास बात है ही नहीं, उनमें अपने को डिस्कशन करने में कोई खास टाइम लगने वाला नहीं है। ठीक है, पर कल की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसलिए प्लीज कल की क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।